राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत दिनों पहले की बात है। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनके 3 बेटे थे। जब वे राजकुमार बड़े हो गए तो राजा ने उनको बुलाया और बोला, मेरे प्यारे बेटो, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। तुम लोग ऐसा करो, अपने अपने तीर कमान लो और उससे अपना अपना तीर फेंको। जो लड़की तुम्हारा तीर वापस लेकर आएगी वही तुम्हारी दुल्हन बनेगी। तीनों राजकुमारों ने पिता को सिर झुकाया, अपना अपना तीर कमान उठाया और तीर कमान पर चढ़ाया और कमान की डोरी खींचकर तीर चला दिया। सबसे बड़े बेटे का तीर एक कुलीन आदमी के बगीचे में जाकर गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। दूसरे बेटे का तीर एक व्यापारी के बगीचे में जाकर गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गए। परंतु तीसरे राजकुमार का तीर इतना ऊंचा गया, उसको तो वह दिखाई ही नहीं पड़ा। वह बेचारा आधे दिन तक अपना तीर ही ढूंढता रहा। तब कहीं जाकर उसको वह तीर जंगल के एक तालाब में मिला। एक मेंढकी जो पानी में उगी हुई लिली के एक फूल पर बैठी हुई थी, उसने उसको अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। जब राजकुमार ने उस मेंढकी से अपना तीर वापस मांगा तो वह बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी वापस करूंगी जब तुम मुझसे अपनी दुल्हनिया बनाओगे। राजकुमार कुछ नफरत के साथ बोला, पर एक राजकुमार एक मेंढकी से शादी कैसे कर सकता है। राजकुमार अपने तीर को एक मेंढकी के मुंह में देखकर बहुत गुस्सा था, पर वह अपने पिता की बात टाल भी नहीं सकता था। इसलिए उसने मेंढकी को उठाया और उसको अपने महल ले गया। जब उसने राजा को अपनी कहानी सुनाई, उसको मेंढकी दिखाई, तो राजा ने बोला, मेरे प्यारे राजकुमार, अगर तुम्हारी किस्मत में एक मेंढकी से ही शादी करना लिखा है तो यही सही। उस रविवार को 3 शादियां हुई। बड़े बेटे की शादी कुलीन आदमी की बेटी से हुई, बीच वाले बेटे की शादी एक व्यापारी के बेटी से हुई और तीसरे सबसे छोटे बेटे की शादी एक मेंढकी से हुई। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय बीतने के बाद राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर बुलाया और बोला, मेरे प्यारे राजकुमारों, मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे किस बेटे की पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छा कमीज बना सकती है। तीनों बेटों ने पिता को सिर झुकाया और अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े बेटों को तो कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे लोग जानते थे उनकी पत्नियों को सिलाई आती थी। पर सबसे छोटा वाला राजकुमार बहुत दुखी मन से अपने घर गया। उसको दुखी देखकर मेंढकी कूदती हुई उसके पास आई और टर्राई, ओ राजकुमार, तुम्हारा ये इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है। राजकुमार बोला, आज तो मुझे नीचा देखना पड़ेगा। राजा ने कहा है तुम उनके लिए सुबह तक एक कमीज सिल दो। मेंढकी बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो जाओ। सुबह तो शाम से हमेशा ही ज्यादा ही खूबसूरत होती है। राजकुमार ने खाना खाया और सो गया। जैसे ही राजकुमार सो गया, मेंढकी दरवाजे से कूदकर बाहर चबूतरे पर निकल गई। उसने अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। वह अब एक बहुत सुंदर राजकुमारी बन गई थी। उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, मेरी पुकार सुनो, एक कमीज सिलो जैसी मेरे पिता पहनते थे। बस रात भर में कमीज तैयार थी। सुबह जब राजकुमार जागा तो वह मेंढकी मेज पर बैठी थी। उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर कमीज थी। राजकुमार तो उसको देखकर बहुत खुश हो गया। उसको लेकर वह तुरंत ही राजा के पास गया। राजा उस समय अपने बड़े बेटे की लाई हुई कमीजें देख रहा था। बेटे ने उसके सामने अपनी कमीज फैला दी। राजा ने उस कमीज को उठाया और बोला, ये कमीज तो एक किसान के पहनने लायक भी नहीं है। फिर उसके दूसरे बेटे ने अपनी लाई हुई कमीज राजा के सामने दिखाई। राजा उसको देखकर नाक को सिकोड़ कर बोला, अरे ये कमीज को तो कोई बर्तन बनाने वाली भी ना पहनेगी। अब सबसे छोटे राजकुमार की बारी आई। कमीज राजा के सामने दिखाई गई। उसकी कमीज तो बहुत ही सुंदर सोने चांदी के तारों से कड़ी हुई थी।
उसको देखते ही राजा का दिल खुश हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोले, हाँ, ये कमीज है राजा के पहनने के लायक। कमीजें दिखाकर तीनों राजकुमार अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े वाले बेटे बुदबुदाते हुए चले जा रहे थे। हम लोग तो छोटी राजकुमारी की पत्नी को बेकार में ही हंसी उड़ा रहे थे। लगता है वह जरूर ही कोई जादूगरनी है। फिर कुछ समय और बीत गया। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक बार फिर बुलाया और बोला, मेरे प्यारे राजकुमारों, तुम्हारी पत्नियों को अब की बार मेरे लिए सुबह तक एक डबल रोटी बनानी है। देखते हैं तीनों में से सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। इस बार फिर राजकुमार महल में बहुत दुखी होकर गया। जब वह अपने घर आया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने फिर पूछा, अरे ओ राजकुमार, तुम्हारा ये इतना सुंदर से लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुनाया तो वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो जाओ। सुबह तो शाम से भी हमेशा बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। इस बीच दोनों बड़े बेटों ने शाही रसोईघर से एक बुढ़िया को बुलवाया भेजा, ये देखने के लिए कि उसको छोटे राजकुमार के घर भेजा। देखकर आओ वह मेंढकी खाना कैसे बनाती है। पर मेंढकी ने भी ये जान लिया था कि उन दोनों के मन में क्या था। उसने थोड़ा सा आटा बनाया, उसको बेला और सीधे आग में डाल दिया। वह बुढ़िया ये खबर देखने के लिए जल्दी से सीधी उन दोनों भाइयों के पास आई तो उन दोनों भाइयों की पत्नियों ने भी ऐसा ही किया जैसा मेंढकी ने किया था। पर जैसे ही वह बुढ़िया वहां से चली गई, मेंढकी कूदकर दरवाजे के बाहर चबूतरे पर गई और अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। वह अब एक बहुत सुंदर राजकुमारी बन गई थी। उसके बराबर की सुंदर राजकुमारियां मिलना मुश्किल था। उसने फिर ताली बजाई और बोली, ओ दासियों, इतनी मीठी डबल रोटी बनाओ जैसे मेरे पिता खाते थे। अगली सुबह जब राजकुमार जागा तो एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक करारी सी डबल रोटी देखकर बहुत खुश हो गया। वह उसको अपने पिता के पास लेकर गया। वहां उसके पिता उसके भाइयों की लाई हुई डबल रोटियां देख रहे थे। सबसे पहले उसने अपने सबसे बड़े बेटे की घर की बनी हुई डबल रोटी देखी। उसकी डबल रोटी चूल्हे की आग से बिल्कुल काली हो गई थी और उसमें गुठलियां पड़ गई थी। उसने गुस्सा होकर वह डबल रोटी रसोई घर में भेज दी। फिर उसने अपने दूसरे बेटे की डबल रोटी देखी तो वह भी जलकर काली हो गई थी। उसमें भी गुठलियां पड़ी हुई थी। वह डबल रोटी भी उसने रसोई घर में भिजवा दी। पर जब छोटे राजकुमार ने राजा को अपनी रोटी दिखाई तो राजा उसको देखकर खुश हो गया। उसके मुंह से निकला, यह है डबल रोटी जो शाही खाने की मेज पर की शान बढ़ाएगी। राजा ने उसी शाम को एक दावत का इंतजाम किया और अपने तीनों राजकुमारों से उस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को लाने के लिए बोला। वे देखना चाहते थे कि उनकी तीन बहुओं में से कौन सी बहू सबसे अच्छा नाचती थी। एक बार फिर छोटा राजकुमार महल से बहुत दुखी होकर चला गया। वह सोचता जा रहा था, आज तो वह गया, वह मेंढकी बेचारी कैसे नाचेगी। जब वह अपने घर आया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने फिर पूछा, ओ राजकुमार, तुम्हारा ये इतना सुंदर से लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुना दिया तो वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम दुखी ना हो राजकुमार। तुम शाम को ऐसा करना, तुम अकेले ही दावत में जाना, मैं तुम्हारे बाद में आऊंगी। जब तुम्हें बिजली की कड़क की आवाज सुनाई दे तो अपने मेहमानों से कहना, तुम्हारी पत्नी अपनी गाड़ी में आ रही है। राजकुमार उस दावत में अकेले ही चले गया, जबकि उसके दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए थे। उनकी पत्नियों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े और गहने पहन रखे थे। राजा और रानी, उनके बेटे और पत्नियों और सब कुलीन मेहमान खाना खाने बैठे ही थे कि अचानक बाहर बिजली कड़की और सारा का सारा महल हिल गया। सब लोग घबरा गए। छोटे राजकुमार ने सब लोगों को शांत किया। अरे घबराओ नहीं, भले लोगों, ये मेरी पत्नी है जो अपनी गाड़ी में आ रही है। तभी उसकी पत्नी अंदर आई। वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। वह नीले रंग का गाउन पहने थी जिस पर चांदी के सितारे जड़े हुए थे
और उसके सुनहरे बालों में आधा चांद सजा हुआ था। उसकी सुंदरता को शब्दों में बखान करना नहीं किया जा सकता। राजकुमार उसको देखकर बहुत खुश हो गया और वहां बैठे मेहमान भी उसको और उसके बढ़िया कपड़ों गहनों को ही देखे जा रहे थे। लोगों ने खाना खाना शुरू किया तो बड़े भाइयों की पत्नियों ने देखा कि मेंढक की राजकुमारी ने भुने हुए हंस की हड्डियां अपनी दाई आस्तीन में छिपा ली और बची हुई शराब उसने बाई आस्तीन में छिपा ली। वे उसको देखती रही, हड्डियां एक आस्तीन में और शराब की कुछ बूंदें दूसरी आस्तीन में। जब खाना खत्म हो गया जब खाना खत्म हो गया तो राजा ने नाच शुरू करने का हुक्म दिया। मेंढक की राजकुमारी ने नाचना शुरू किया। वह घूम घूम कर नाचती रही और मेहमान लोग पीछे हटकर उसका नाच देखते रहे। जब उसने अपनी बाई आस्तीन हिलाई तो उसमें से एक चमकती हुई झील निकल पड़ी और जब उसने अपनी दाई आस्तीन हिलाई तो उसमें से कई हंस निकलकर उस झील में तैरने लगे। ये देखकर वहां बैठे सारे कुलीन मेहमानों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसके बाद दोनों बड़े भाइयों की पत्नियों ने भी नाचना शुरू किया। जब उन्होंने अपना एक हाथ हिलाया तो उनकी भीगी हुई आस्तीन राजा के लाल चेहरे पर जाकर लगी और जब दूसरा हाथ हिलाया तो दूसरी आस्तीन से हड्डियां निकलकर राजा की आंख में जा पड़ी। ये देखकर राजा बहुत नाराज हुआ और नाच छोड़कर चला गया। पर इस बीच छोटा राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी पत्नी एक बहुत ही अक्लमंद और सुंदर राजकुमारी थी। पर उसको डर भी लगा कि उसकी पत्नी कहीं फिर से मेंढकी में न बदल जाए। तो वह महल से चुपचाप खिसक लिया और घर चला गया। वहां उसने उसकी मेंढक वाली खाल उठाकर आग में डाल दी। जब उसकी पत्नी वापस आई तो उसको घर में अपनी खाल नहीं मिली। तो वह रो पड़ी और बोली, ओह राजकुमार, ये तुमने क्या किया? अगर तुमने केवल 3 दिन और इंतजार किया होता तो हम लोग हमेशा के लिए खुशी खुशी रह रहे होते। अब हमको अलग होना ही पड़ेगा। और अगर तुम मुझे ढूंढना भी चाहोगे तो तुमको एक हड्डी बीसी और 9 जमीन के भी आगे भयानक पुरानी हड्डियों के राज्य में से होकर जाना पड़ेगा। ये कहकर वह एक भूरे रंग की कोयल में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ गई। 1 साल गुजर गया। राजकुमार अपनी पत्नी को ढूंढता रहा। जब दूसरा साल शुरू हुआ तो उसने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। ये तो पता नहीं छोटा राजकुमार ऊपर चला या नीचे चला, दूर चला या पास चला, लेकिन उसने ढूंढने की पूरी कोशिश की। और एक दिन जब उसने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और वह एक जंगल के एक खुले हिस्से में घूम रहा था तो वहां उसको एक झोपड़ी दिखाई दी जो मुर्गी के टांगों पर खड़ी थी और बराबर घूमे जा रही थी। छोटा राजकुमार बोला, ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, मेहरबानी करके अपनी पीछे वाला हिस्सा तुम पेड़ों की तरफ कर लो और अपना सामने के हिस्सा मेरी तरफ कर लो। तुरंत ही वह झोपड़ी रुक गई और उसमें अंदर जाने के लिए एक दरवाजा खुल गया। छोटा राजकुमार उस दरवाजे में से उस झोपड़ी में घुसा। जैसे ही उसने उस झोपड़ी के अंदर पैर रखा तो उसको वहां एक बुढ़िया दिखाई दी। उस बुढ़िया ने राजकुमार से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने उसको अपनी पूरी कहानी सुनाते हुए जवाब दिया, दादी माँ, मैं अपनी मेंढकी राजकुमारी को ढूंढ रहा हूँ। बुढ़िया ने बोला, एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओह राजकुमार, तुमने उस मेंढकी की खाल जलाई ही क्यों? क्योंकि वह मेंढकी अक्लमंद एलेना ही तो तुम्हारी मेंढकी पत्नी थी। वह अपने ताकतवर पिता से भी बढ़कर अक्लमंद थी, इसलिए उसका पिता उससे इतना नाराज थी। उसने उसको उसके 15वें जन्मदिन पर 3 साल के लिए मेंढकी में बदल दिया था। राजकुमार दुखी होकर बोला, लेकिन अभी मैं क्या करूं दादी माँ? मैं उसको ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा। दादी माँ बोली, अभी उसको भयानक पुरानी हड्डियों ने अपने कब्जे में ले रखा है और वहां से उसको छुड़ाना आसान नहीं है, क्योंकि आज तक उसको कोई मार नहीं पाया। उसकी आत्मा एक सुई की नोक में है
वह सुई एक अंडे में है, वह अंडा एक बतख में है, वह बतख एक खरगोश में है, और वह खरगोश पत्थर के एक बक्से में है, और वह बक्सा एक बहुत ही ऊंचे पेड़ के ऊपर रखा हुआ है, और वह पुरानी हड्डी उसकी अपनी जान से भी ज्यादा अच्छी तरह से रखवाली करती है। वह बूढ़ी जादूगरनी आगे बोली, लो ये धागे का एक गोला ले जाओ, इसको तुम अपने सामने फेंक देना, फिर ये जिधर भी जाए तुम इसके पीछे पीछे चले जाना, ये तुमको रास्ता दिखाएगा। बुढ़िया को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद देकर राजकुमार धागे का वह गोला अपने सामने फेंक दिया और जंगल में उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते गया और एक साफ खाली जगह आ गया। वहां उसको एक बड़ा रंग का भालू मिल गया। वह उस भालू के ऊपर तीर चलाने ही वाला था। वह भालू उससे आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार को उस भालू पर दया आ गई। उसने उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसको अपने ऊपर उड़ता हुआ एक सफेद नर बतख मिला। वह उसको भी अपने तीर से मारना चाहता था। वह नर बतख भी आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी जिंदगी भी बख्श दी और आगे बढ़ गया। उसी समय एक भिंगा खरगोश उसका रास्ता काटता हुआ वहां से गुजर गया। राजकुमार ने जल्दी से अपना निशाना साधा और उसको तीर मारने ही वाला था। वह खरगोश भी आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी भी जिंदगी बख्श दी और अपने धागे के गोले के पीछे पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक झील के पास आया तो झील के किनारे पर उसको एक पाइक मछली पड़ी हुई मिली। वह हवा के लिए तरस रही थी। उसको हवा की जरूरत थी। वह मछली बोली, मुझ पर दया करो राजकुमार, मुझे इस झील में फेंक दो, क्योंकि एक दिन तुमको मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उस मछली को झील में फेंक दिया, फिर अपने धागे के गोले के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। काफी शाम हो जाने के बाद एक पेड़ के पास आया जो बहुत ही ऊंचा और मजबूत था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर पत्थर का एक बक्सा रखा था, जिस तक पहुंचना ही नामुमकिन सा था। राजकुमार अभी ये सोच ही रहा था वह उस बक्से को नीचे कैसे लेकर आए कि कहीं से वह भालू वहां आ गया। उसने अपने मजबूत हाथों से उस पेड़ का तना पकड़कर उसको जड़ से उखाड़ लिया। उसके ऊपर रखा बक्सा नीचे गिरकर टूट गया। उसमें से एक खरगोश निकलकर तेजी से भाग गया। तभी वह भींगा खरगोश वहां आ गया। उसने उसका पीछा किया, उसको पकड़कर फाड़ डाला। जैसे ही उस भींगे खरगोश ने उस खरगोश को फाड़ा, उसमें से एक बतख निकलकर ऊपर आसमान में उड़ गया। पल भर में ही सफेद नर बतख जिसकी जिंदगी राजकुमार ने बख्शी थी उसके ऊपर था, और उसने उस बतख को इतनी जोर से मारा कि उसमें से उसका अंडा निकल पड़ा। अंडा ऊपर से गिरा तो झील में गिरा। ये देखकर राजकुमार रो पड़ा। उस झील में अब वह उस अंडे को कैसे ढूंढेगा। और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा पाइक मछली उस अंडे को लिए किनारे पर तैरती हुई चली आ रही है। राजकुमार ने तुरंत ही उस अंडे को तोड़ा और उसमें से सुई को ढूंढा। उसमें से सुई निकालकर उसने उसको मोड़ना शुरू किया। जितना ज्यादा वह राजकुमार उस सुई को मोड़ता जाता, वह भयानक पुरानी हड्डियां भी अपने काले पत्थर के महल में बैठा उतना ही ज्यादा ऐंठता जाता था, बल खाता जाता था। आखिर उसने वह सुई तोड़ दी और उस सुई के टूटते ही वह भयानक पुरानी हड्डियां भी मर गया। जैसे ही राजकुमार ने सोचा अब वह राजकुमारी को लेकर आए तो कैसे आए, परंतु उसके सामने तो राजकुमारी एलेना खुद ही खड़ी थी। वह एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओह राजकुमार, तुमने यहाँ आने में कितनी देर लगा दी। मैं तो इस भयानक पुरानी हड्डियों से शादी करने वाली थी। इसने मुझे अपने काबू में कर रखा था। आखिर में दोनों मिल गए और वापस घर को लौट गए। वहां फिर वे बहुत साल तक खुशी खुशी रहे। राधे राधे दोस्तों।
कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।